हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 6 की सोशल साइंस की न्यू एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 4 को कवर करेंगे, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तक जो हम चैप्टर्स कर रहे थे वो हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। अब आगे के चैप्टर्स जो होंगे वो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, 2-3 चैप्टर्स आगे के। ठीक, तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे हर चैप्टर के शुरुआत में कुछ लाइंस दी होती हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने लाइंस दिया है। ये बोल रहे हैं कि जो हिस्ट्री है वो एक अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। सोसाइटी जो आज की है और जो कल की सोसाइटी थी उसके बीच का। अगर हमें प्रेजेंट को समझना है तो हमें पास्ट को भी ध्यान में रखना होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। फिर इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हमें इस पूरे चैप्टर में मिलेगा। क्वेश्चंस क्या है कि कैसे हम हिस्टोरिकल टाइम को मेज़र करते हैं एंड कैसे जो सोर्सेज हैं वो हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं, और अर्ली ह्यूमन लाइफ जो थी वो कैसी थी। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि कैसे हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो अर्थ है ना, उसकी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, जिसमें ह्यूमंस जो है वो एक छोटा सा पार्ट है इसका, बहुत ही रिसेंट वन पार्ट है इसका। जैसे यहाँ पे इन्होंने अर्थ पर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ दिया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि जो अर्थ है उसका जो अर्थ जब बनी, अर्थ कब फॉर्म हुई, तो अर्थ फॉर्म हुई 4.54 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म होती है। उसके बाद फर्स्ट सेल बनता है, फिर 2.33 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनती है, 1 बिलियन ईयर्स एगो बैक्टीरिया बनता है, फिर 700 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे कोरल्स बनते हैं, फिर 500 मिलियंस के बाद में इधर यहाँ फिश वर्टिब्रेट्स हो गए, इंसेक्ट्स एम्फीबियंस हो गए। 300 मिलियंस पे आ जाए, 300 मिलियन ईयर्स एगो आ जाए तो यहाँ रेप्टाइल्स एंड डायनासोर्स मिलते हैं हमको। फिर बर्ड्स मैमल्स आएंगे, और फिर 100 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ फ्लावर्स एंड बीज आएंगे। प्राइमेट्स हमको 10,000 मिलियन ईयर्स एगो दिखेंगे। फायर हमें 1 मिलियन ईयर से वो दिखेगा। होमोसेपियंस 3 लाख या कह सकते हैं इसको 300,000 ईयर्स एगो दिखेगा हमको। राइटिंग जो है ये जो मतलब होमोसेपियंस जो मॉडर्न ह्यूमन से ये कब है, यह है 300,000 ईयर्स एगो। ठीक है, 300,000 ईयर्स एगो आते हैं। फिर यहाँ पे राइटिंग जो आती है वो 6,500 ईयर्स एगो है। ठीक है, तो हम देखें तो हमारा जो अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है ना, वो यहाँ से शुरू हुआ है। फर्स्ट सेल हमारा लगभग 4 बिलियन ईयर्स एगो बना, लेकिन हम होमोसेपियंस कहाँ पे आया, तो ये यहाँ पे आया 300,000 ईयर्स एगो। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं कि जो मेनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ जो होते हैं वो सीक्रेट्स को मतलब सीक्रेट्स को निकालते हैं जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर दबे पड़े हैं, उन सीक्रेट्स को। जैसे कि हम यहाँ देखें तो जियोलॉजिस्ट होता है, पैलेंटियोलॉजिस्ट होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है और आर्कियोलॉजिस्ट होता है। सबके अलग अलग काम है। जैसे जियोलॉजिस्ट की बात करें तो जियोलॉजिस्ट जो है वो फिजिकल फीचर्स को स्टडी करेगा। फिजिकल फीचर्स जैसे कि सॉइल हो गया, स्टोन हो गया, हिल हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर, सी, ओशंस, इन सब चीज़ों को वो स्टडी करेगा। पैलेंटियोलॉजिस्ट जो होगा, पैलियोंटोलॉजिस्ट पैलियोंटोलॉजिस्ट जो होगा वो यहाँ पे, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट पैलियोंटोलॉजिस्ट जो होगा वो यहाँ पे फॉसिल्स क्या है, जो प्लांट, एनिमल या फिर ह्यूमन के रिमेन्स है ना, वो है वो है हमारे फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की स्टडी करता है, स्टडी करते हैं उनके रिमेन्स को, स्टडी करते हैं हमारे पैलियोंटोलॉजिस्ट। फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर को स्टडी करेंगे यहाँ पर फ्रॉम ओल्ड टाइम्स टू द प्रेजेंट। फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो कि क्या करेंगे, वो डिग करके, मतलब धरती को डिग करके, और फिर उसके अंदर जो रिमेन्स मिलेंगे, पीपल, प्लांट, एनिमल जो पीछे रह गए, या फिर टूल्स हो गए, पॉट्स, बीड्स, फिगराइज, टॉयज, बोन्स, टीथ ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड, ग्रेन्स, जो भी पार्ट्स ऑफ हाउस एंड ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे धरती के अंदर दबे पड़े हैं। तो उनको खोद के निकालेंगे और फिर उनकी स्टडी करेंगे। वो क्या कहलाते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं जो कि जिनका अलग अलग काम है, लेकिन ये करते क्या है, ये हिस्ट्री को स्टडी करते हैं अपने अपने तरीके से। ठीक है, फिर हम देखें तो हम टाइम कैसे मेज़र करते हैं हिस्ट्री में। तो अर्ली सोसाइटी एंड कल्चर हैज़ हैड इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम। मेजर इवेंट्स सच एज बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और द स्टार्ट ऑफ अ रूलर reign have often marked the beginning of new era। जैसे कि क्या बोल रहा है कि जो अर्ली
सोसाइटी एंड कल्चर थे ना वो उनके अपने तरीके थे टाइम को मेज़र करने का। जैसे कि कोई मेजर इवेंट आया, जैसे कि किसी पर्सन का बर्थ हुआ या किसी रूलर का रेन शुरू हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि एक नया एरा शुरू हो गया। हम वर्तमान में क्या करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड। साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, जैविस, क्रिश्चियन एंड अदर कैलेंडर्स भी यूज होते हैं डेट्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। वेस्ट में देखें तो कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट birth has generally been taken to be the starting point for this calendar। जो वेस्ट में देखें तो जो ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ था ना, उसको कह रहे हैं कि इस कैलेंडर का स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के टाइम को हम देखेंगे तो उसे ये लोग एडी में मार्क करते हैं। एडी जिसका मतलब है कि ईयर आफ्टर जीसस बर्थ, है ना। एनाडोमिनी, ये लैटिन फ्रेज है एनाडोमिनी, जिसका मतलब है कि ईयर्स आफ्टर जीसस बर्थ, जीसस के बर्थ के इतने साल बाद, ठीक है। और इसको हम अब क्या बोलते हैं, कॉमन एरा भी बोलते हैं, सीई भी बोलते हैं, ठीक। जैसे 1947 इन्होंने एग्जांपल दिया कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो 1947 एडी भी लिख सकते हैं, एडी 1947 भी लिख सकते हैं, और 1947 सीई भी लिख सकते हैं। मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थ के 1947 ईयर्स के बाद हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक। सिमिलरली जब इन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके पीछे का टाइम जो था उसको हम कैसे लिखते हैं, तो उसे हम बैकवर्ड देखेंगे, बैकवर्ड काउंट करेंगे और उसे हम क्या लिखेंगे, बीसी, बिफोर क्राइस्ट लिखेंगे, ठीक है। या फिर इसको हम बिफोर कॉमन एरा भी कहेंगे। जैसे कि हमने देखा गौतम बुद्धा का जो बर्थ हुआ वो 560 BCE हुआ। मतलब क्या है कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है ना, उससे 560 साल पहले ही हमारे गौतम बुद्धा का बर्थ हो गया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें हम 1400 BCE, 14,000 BCE का मतलब क्या है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 14,000 साल पहले। फिर आइस एज, फिर यहाँ 40,000 BCE एक टाइमलाइन दिया हुआ है ना कि ये 14,000 BCE है, ये 40,000 BCE है और ये 3 लाख BCE है, ठीक है। आगे आते हैं तो हम यहाँ पे कोई भी साल को हम ऐसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे इन्होंने टाइमलाइन दिया है कि हम देखें, ये रहा हमारा जीसस क्राइस्ट का बर्थ, ठीक। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के टाइम को हम कैसे उनके उनके बर्थ के पहले पीछे के टाइम को हम BCE लिखते हैं, और उनके बर्थ के बाद के टाइम को हम CE लिखते हैं, कॉमन एरा लिखते हैं। जैसे हमने 2000 CE, जहाँ पे आज हम हैं 2025 CE, जो आज इस साल जो ये ईयर चल रहा है ये, है ना, तो ये CE है। मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2025 साल बाद का टाइम चल रहा है ये। वैसे देखिए अशोका जो कि इनके बर्थ से पहले था, गौतम बुद्धा का बर्थ पहले हो चुका था 2000 BCE, जहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे कॉपर मेटलर्जी शुरू हुई, और पीछे जाएँ। फिर यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट सिटी मेसोपोटामिया में जाएँ, और पीछे 6000 BCE में देखें पोट्री टेक्नोलॉजी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई। 8000 BCE देखें तो फर्स्ट सेटलमेंट बिगनिंग शुरू हुई एग्रीकल्चर की। यहाँ पे 12,000 BCE में देखें तो आइस एज खत्म हुआ। इस टाइम लाइन से हमें पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ पहले हुई और कौन सी चीज़ बाद में हुई, ठीक है, इस टाइमलाइन से। तो टाइमलाइन क्या है, एक कन्वीनियंट टूल है किसी भी इवेंट को मार्क करने के लिए, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स बताता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में पूरा सीक्वेंस बताता है कि कौन सी चीज़ किस टाइम पर हुई है, कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी चीज़ बाद में हुई, जैसा अभी हमने देखा। फ्रॉम बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट, है ना, जब से ह्यूमंस आए हैं तब से आज तक का पूरा ये बताता है विद फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, है ना। जैसे हम देखें तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ, इसके पीछे का जहाँ तक भी आप जानना चाहो, और इसके आगे का, फिर यहाँ पे फ्यूचर, ठीक है। टाइमलाइन हमें हेल्प करता है ऑर्डर बताने में, है ना, कि हिस्टोरिकल इवेंट्स किस ऑर्डर में हुए हैं। जैसे हम यहाँ देखें तो गौतम बुद्धा का जन्म पहले हुआ जीसस क्राइस्ट के जन्म से, है ना, तो ये हमें कैसे पता चला, ये टाइमलाइन से पता चला। इवन विदाउट लुकिंग एट डेट यू कैन से कि बुद्धा पहले आए, जीसस क्राइस्ट से वही चीज़ लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ हम देखें कि हम ईयर पढ़ते हैं, डिकेड पढ़ते हैं। डिकेड का मतलब 10 साल का पीरियड, लेकिन उसके अलावा लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए भी टर्म्स हैं यहाँ पर, जैसे कि सेंचुरी का मतलब है 100 साल, ठीक है। पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि ये जो अभी चल रहा है वो किस सेंचुरी में चल रहा है, तो हमारी जो सेंचुरी है ना वो 21st सेंचुरी है। ये कब से शुरू हुई, ये शुरू हुई 2001 से और चलेगी 2100 तक की, ठीक है। ये तो CE का हो गया, ठीक। जैसे जब
1 CE से शुरू हुई हमारी फर्स्ट सेंचुरी। ठीक वैसे ही जो अभी चल रही है वो 21st सेंचुरी है। पीछे जाए तो 1 BCE से शुरू हुई हमारी फर्स्ट सेंचुरी BCE, जैसे कि हम कहें हमारी थर्ड सेंचुरी BCE कहाँ से कहाँ तक की है। तो अगर हम पीछे जा रहे हैं तो यहाँ 201 से लेके 300 तक का जो टाइम पीरियड है ना BCE का, वो हमारा है थर्ड सेंचुरी। ठीक, मिलीनियम की बात करें तो मिलीनियम क्या है, 1000 का टाइम पीरियड, 1000 साल का टाइम पीरियड। ठीक, उसे हम मिलीनियम कहते हैं। जैसे हम कहें कि अभी हम कौन से मिलीनियम में चल रहे हैं, तो हमारा जो मिलीनियम है ना वो थर्ड मिलीनियम CE है, मतलब ये 2000 से शुरू हुआ और ये 2001 से शुरू हुआ और ये 3000 CE तक की जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड मिलीनियम है। वैसे हम फर्स्ट मिलीनियम की बात करें तो हमारा 1 CE से शुरू हुआ था और 1000 CE तक की चला था ये फर्स्ट मिलीनियम CE। वैसे ही फर्स्ट मिलीनियम BCE देखें तो 1 BCE से लेके पीछे जाएंगे 1000 BCE तक की वो हमारा चला था। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखें तो जैसे हमने अभी कैलेंडर्स के बारे में पढ़ा, तो इंडिया में ट्रेडिशनली कैलेंडर्स थे, हाँ थे बहुत सारे, मतलब यहाँ पे थे। किस पे रिलाई करते थे, तो ये सन, जैसे इनका कैलेंडर जो है वो रिलाई करता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के ऊपर। हमारा जो इंडियन कैलेंडर, जो ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर्स थे ना, वो सन एंड मून के पोजीशन पे रिलाई करते थे मंथ को डिफाइन करने के लिए। जिससे हमारा पंचांग आज भी यूज़ होता है। इसमें क्या है, ये बुक ऑफ टेबल्स है जिसमें कि डेज, ईच मंथ के डेज दिए हुए हैं उनके रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के साथ में, जो कि प्रिसाइजली प्रेडिक्ट करता है सोलर एंड लूनर इक्लिप्स को, टाइम ऑफ सनराइज सनसेट कब होगा, है ना। ये सारी चीज़ें वो पंचांग बताता है। पंचांग आज भी यूज़ किया जाता है इंडिया में वेदर प्रोडिक्शन के लिए, फॉर द ईयर डेट्स एंड टाइमिंग्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड इन सब चीज़ों के लिए पंचांग आज भी यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग टाइम को, मतलब पास्ट को मेज़र करेंगे। ठीक है, पास्ट टाइम को मेज़र करेंगे। अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि किन सोर्सेज से हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब कोई भी प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो पास्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक, उसे हम सोर्स कहेंगे। जैसे हम यहाँ देखें कि अगर तुम्हें अपने फैमिली का पास्ट चाहिए तो उसके लिए आप क्या चीज़ें देखोगे, फ़ोटोग्राफ हो सकेगा, डायरी होगी, कोई आईडी कार्ड्स होंगे, मेमोरीज होंगी, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स से लेके फिर उनको सर्च करोगे, उससे एक लिंक बिठा के और एक पूरी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करोगे। वैसा ही हमारे हिस्टोरियंस करते हैं। वो हमारे सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल अ स्टोरी एंड इज़ लाइक अ पीस इन अ जिग्सॉ पजल। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक स्टोरी बताती है ना। ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड योर हाउस कन्वे समथिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है वो हमारी फैमिली के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वैसे ही हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं ना, उनको वी कैन पुट टुगेदर हिस्टोरिकल इवेंट थ्रू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज को हम पूरा एक वैरायटी ऑफ सोर्सेज का यूज़ करके हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक साथ में लेके आ सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि फ्यू पीसेज ऑफ पजल जो हैं वो अभी भी मिसिंग है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे हमको इंफॉर्मेशन मिल ही गई हैं, कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग रह जाती हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने सोर्सेज बताया, तो कुछ ओरल सोर्सेज होते हैं जैसे कि जीनियोलॉजिकल हो गए, फोकलोर हो गए। फिर यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज में यहाँ इंडियन लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स। इंडियन लिटरेचर में वेदास एंड इतिहास हो गए, पोएम, प्लेज, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट हो गया। ठीक, फॉरेन अकाउंट्स की बात करें तो फॉरेन अकाउंट्स में यहाँ ट्रैवल लॉग्स आ गए, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स आ गए। फिर आर्टिस्टिक सोर्सेज में पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पैनल्स आ गए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में स्ट्रक्चर्स हो गए जैसे मॉन्यूमेंट्स एंड माउंट्स, एक्सकवेशंस जैसे ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स, टूल्स, वेपन्स, एक्सकवेशन जो आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं ना, वही है ना। एक्सकवेट करते हैं, वो डिग करते हैं और उसके बाद जो निकलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, वो ये है। ठीक है, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट रिमेन्स मिलेंगे, टूल्स, वेपन्स फॉर फिगराइंस एंड ऑर्नामेंट्स, पोटरी, टॉयज, हैबिटेशंस एंड बरियल्स मिलेंगे। इंस्क्रिप्शंस हमें जैसे मनोस्क्रिप्ट हो गई, कॉपर प्लेट हो गई, कॉइन्स हो गए। इन सब चीज़ों को हम पढ़ें, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और फिर लिंक बिठा के एक स्टोरी क्रिएट करने की पास्ट की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग पास्ट को समझते हैं। ठीक, जैसे एक हिस्टोरियन है वो किसी किंग का या क्वीन का जो 1500 साल पहले रह रहे थे, या फिर कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट किसी वॉर का, या किसी सम आइटम्स ऑफ ट्रेड का वो पास्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ पे
इस चीज़ को देखेंगे कि वो कई सारे सोर्सेज़ को फाइंड आउट करें और फिर कंसल्ट करें। ठीक, कई सारे मतलब फिर उन सोर्सेज़ को मिलाएँगे कि क्या जो सोर्सेज़ हमने देखे हैं वो एक दूसरे को कंफर्म कर रहा है कि नहीं। अगर कंफर्म कर रहा है तो जो हमारा वो है वो मैच हो जाएगा, है ना। कभी-कभी ऐसा होता है कि सोर्सेज़ जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, तो फिर उन्हें समझ नहीं आता कि किस सोर्स पे हम ट्रस्ट करें। ठीक, लेकिन फिर ऐसे वो बहुत ज़्यादा इसको पढ़ के फिर हमारी हिस्ट्री को ये रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, कौन कंट्रीब्यूट करता है इन सोर्सेज में। सोर्स हमने देखा हिस्टोरियंस तो करते ही हैं, उसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, एपिग्राफिस्ट जो कि इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो सोसाइटीज़ एंड देयर कल्चर को स्टडी करते हैं, एक्सपर्ट्स जो लिटरेचर में, और उसके अलावा और भी लोग। फिर हम देखें कि लास्ट 50 साल में हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है हिस्ट्री को या पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। जैसे कि एंशिएंट क्लाइमेट्स की स्टडी, क्लाइमेट केमिकल स्टडीज़ हो गई, एक्सकैवेटेड मटेरियल की, जेनेटिक जो जेनेटिक्स है एशियन पीपल के उनकी स्टडी, जो कि फ्रेश इंसाइट प्रोवाइड करता है हमारे सोर्सेज को, है ना। उसके अलावा हम देखें तो अगर हमें 2 to 3 सेंचुरी का पास्ट देखना है तो अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर, है ना। फॉर लास्ट फ्यू डिकेड्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हम यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं लास्ट फ्यू डिकेड्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारे सोर्सेज हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, हाँ, हमने सोर्सेज पढ़ लिए। अब हम देखते हैं बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कैसे ह्यूमन हिस्ट्री शुरू होती है। ठीक, तो जो मॉडर्न ह्यूमन है जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं, अभी हमने पढ़ा कि 3 लाख साल पहले ये आते हैं, है ना। बहुत मतलब ये हमें बहुत लंबा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा, अर्थ की हिस्ट्री में अभी हमने देखा है इसको। ठीक है, तो अर्ली ह्यूमन जो थे ना वो नेचर से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो वो क्या करते थे, वो बैंड में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, है ना। वो शेल्टर ढूंढते रहते थे, फूड ढूंढते रहते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हंटर एंड गैदरर्स कहते हैं। वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे, एडिबल प्लांट्स वगैरह कलेक्ट करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, आज जो अर्ली एंसेस्टर्स थे ना उनका कुछ नेचुरल एलिमेंट में बिलीफ था, और आफ्टर लाइफ मतलब आफ्टर लाइफ में भी वो बिलीफ रखते थे, है ना। जो नेचुरल एलिमेंट्स हो गया, आफ्टर लाइफ मतलब डेथ के बाद जो लाइफ बिगिन होती है ना, उसमें वो बिलीव रखते थे। ठीक है, दीज ग्रुप जो थे ना वो टेम्पररी कहाँ रहते थे, कैंप्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में, केव्स में रहते थे, और एक दूसरे से जिस लैंग्वेज में वो बात करते थे ना वो लैंग्वेज आज ख़त्म हो चुकी है, गायब हो चुकी है। ठीक है, हम खो चुके हैं उस लैंग्वेज को। वो फायर को यूज़ करते थे, एंड फिर ऑब्जेक्ट्स बनाना भी शुरू कर दिए जिससे उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो गई। जैसे कि इन्होंने इम्प्रूव्ड स्टोन एक्सेस बनाए, ब्लेड्स बनाए, एरो हेड्स बनाए, अदर टूल्स बनाए। फिर एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ जो थी वो हमें मतलब जो इनकी जो लाइफ है वो हमें दिखती कहाँ से है, हम कहाँ से देखते हैं, तो रॉक पेंटिंग्स हमको मिलती हैं केव्स में, जिसमें हमको इनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो सिंपल फिगर्स हैं, कुछ सिंबल्स है उसके अंदर, लेकिन कुछ अदर पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हैं, उसमें एनिमल और ह्यूमन के सीन्स दिए हुए हैं पूरा। इन टाइम ये जो हमारे ह्यूमंस थे ना ये सिंपल ऑर्नामेंट्स भी बनाने लग गए। सिंपल ऑर्नामेंट्स जैसे कि स्टोन एंड शेल बीड्स हो गए, पेंडेंट हो गए एनिमल टीथ का, एंड फिर उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी करने लग गए। फिर ये क्रॉप भी शुरू करने लग गए। कैसे क्रॉप, पहला क्रॉप उन्होंने उगाया बहुत लॉन्ग, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि क्लाइमेट हमारा अर्थ का थोड़ा चेंज होने लग गया। पहले बहुत कोल्ड था, है ना। पूरा अर्थ जो था वो आइस से कवर था जिसे हम आइस एज कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा वार्म अप हुआ क्लाइमेट, और आइस जो थी वो मेल्ट होनी शुरू हो गई, जिससे कि हमारे रिवर्स को पानी मिल गया और फिर ओशंस में वो जाके मिल गया। ठीक, आइस एज कब से कब तक की था, तो यहाँ 1 लाख ईयर्स एगो से लेकर 12,000 ईयर्स एगो तक की आइस एज चलता है। आफ्टरवर्ड क्या होता है कि यहाँ पे लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो जाती है ह्यूमंस के लिए मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, एंड वो क्या करते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं और कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं सीरियल्स एंड ग्रेन्स का। फिर एनिमल्स जैसे कि कैटल एंड गोट्स का वो डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर देंगे, है ना। जब ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा तो ये कम्युनिटीज़ जो है इनका साइज़ एंड नंबर बड़ा हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएंगे रिवर्स के पास में, है ना। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वाटर की अवेलेबिलिटी थी, लेकिन सॉइल भी फर्टाइल हो चुका था, इस वजह से अब ये सेटल डाउन होने लग गए थे वहाँ, मतलब रिवर के आसपास क्यों सेटल हो रहे थे, क्योंकि एक चीज़ तो वाटर अवेलेबल था, लेकिन खाली वाटर अवेलेबिलिटी ही कारण नहीं थी, वहाँ की सॉइल भी बहुत फर्टाइल थी। ठीक, तो क्रॉप आसानी से ग्रो हो जाते थे, इस वजह से ये रिवर के आसपास रहने लग गए थे। ठीक है,
फिर हम देखें जैसे ये कम्युनिटी ग्रो करती है सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ती हैं। जैसे लीडर्स एंड चीफ्टेन्स आ जाते हैं जो कि लोगों की वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, कलेक्टिवली वर्क करते हैं वो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए। जैसे कि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होती है, कलेक्टिवली वो फील्ड को हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर जो स्मॉल हैमलेट्स थे, मतलब स्मॉल सेटलमेंट्स जो थे ना, वो साइजेबल विलेजेस बन जाएंगे। गुड्स का एक्सचेंज होने लग जाएगा, गुड्स जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, टूल्स, इन सब का एक्सचेंज होने लग जाएगा। स्लोली क्या होगा कि नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज इस्टेब्लिश हो जाएंगे विलेजेस में। एंड कुछ जो विलेजेस थे ना वो स्मॉल टाउन्स में बन जाएंगे। न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, जैसे कि पोट्री हो गई, पॉट बनाने का, क्ले ऑब्जेक्ट्स, अदर क्ले ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए मेटल का यूज़ होने लग जाएगा, पहले कॉपर का फिर आयरन का, ठीक है। जो कि ड्यूरेबल टूल्स बनाने लग जाएंगी, डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स बनने लग जाएंगे, ठीक। तो हम देखेंगे चैप्टर 6 में कि ये स्टेज कैसे प्रिपेयर होती है एक सिविलाइजेशन के लिए, है ना, कैसे एक सिविलाइजेशन आती है यहाँ पर, ठीक है। धीरे धीरे जब ये एग्रीकल्चर शुरू किया इन्होंने, डोमेस्टिकेशन शुरू किया, उसके बाद ये और ज़्यादा मतलब इनका लीडरशिप आने लग गई, है ना। जो हेमलेट्स थे वो विलेजेस में कन्वर्ट होने लग गए, स्मॉल टाउन्स बनने लग गए, तो आगे सिविलाइजेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है हमें समझना, कि हमें याद रखना ये इम्पोर्टेंट है कि इस अर्ली प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी में बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी डिसअपियर नहीं हुई। कुछ अदर स्पीसीज जो उस टाइम पे थी ना वो डिसअपियर हो गए, लेकिन ह्यूमैनिटी डिसअपियर नहीं हुई। तो ये करेज एंड परसिस्टेंस है ह्यूमंस का, जो आज हम है, ठीक। देखिए हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, तो हमने एक्सप्लोर किया कि पास्ट के बारे में, कि हम कैसे अपने पास्ट के बारे में समझ सकते हैं। टाइमलाइन का कंसेप्ट सीखा, जिससे कि हम जो टाइमलाइन है वो हमें हेल्प करता है हिस्टोरिकल इवेंट्स का सीक्वेंस बताने में, कि कौन सा इवेंट कब हुआ, है ना। तो डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग टाइम को मेजर करने के डिफरेंट तरीके हमने सीखे, कि ईयर्स क्या होते, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम क्या है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बहुत सारे हैं जो कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। वी हैव ऑल्सो बिलीव वी हैव also had a brief look into the early lives of early humans and how human societies grew more complex in time, कैसे वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई टाइम जाते जाते, ठीक है। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा, एक जनरल व्यू था हमारे चैप्टर का ये। इफ़ यू वांट अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।